हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है, जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को शुरू करने वाले हैं। अगर मैं रीसेंट आपको पैटर्न की बात करूं या जो रीसेंट ट्रेंड रहा है एग्जाम्स का, तो आपने उस ट्रेंड में देखा होगा कि जर्नल अवेयरनेस में या जर्नल नॉलेज में या जर्नल स्टडीज जो भी कह लीजिए, जीके में आपको बहुत ही बड़ा सेक्शन हमेशा एनवायरनमेंट का दिखेगा। रिसेंटली अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया एनवायरनमेंट तो पेपर में आने ही वाली है। और अगर आपके पेपर में एनवायरनमेंट नहीं आ रही है, मतलब अगर आपके पेपर में जीके नहीं आ रहा है, माइट भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहां पे जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या फिर जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, बड़े ही कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं। जर्नली हम लोगों ने स्कूल के सिलेबस में ये सब कुछ कवर करा होता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि स्कूल में शायद हमने क्रैमिंग करी थी या किसी वजह से हमें इनमें उतनी क्लैरिटी नहीं है इन टॉपिक्स में। तो ये टॉपिक्स ज्यादातर हम लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स का जर्नल अवेयरनेस के मामले में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना और इन टॉपिक्स को तैयार करना आज के वक्त में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए अभी हर हफ्ते कोशिश रहेगी, हर 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में आपके लिए क्या लाया जाए, एक ना एक टॉपिक लाया जाए, ठीक है। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, इनको एनवायरमेंट वाली प्लेलिस्ट में मैं डलवा दूंगा, ताकि जब ये इकट्ठा हो जाए तो आप इसको रिवाइज भी कर सके। तो डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। जब भी आप इसको देखेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट कॉमरेडरी। द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन कि अकेले आप एग्जाम भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि टास्क है, एक जंग है, अकेले नहीं कुछ कर सकते आप। अगर आपके साथ आपकी तरह तैयारी करने वाले 2 या 3 लोग रहेंगे तो आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मेक अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाइए, मिलजुल के सारे तैयारी कीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकेले आप तैयारी करेंगे तो मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, 2-3 लोग होंगे तो वो ग्रुप मोटिवेशन चलती रहती है, एक दूसरे को पुश करेगा, दूसरा तीसरे को पुश करेगा, इस तरीके से काम चलता रहता है। चलिए, तो खैर बिना देर किए अब हम लोग आज का जो पहला टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक रहने वाला एनवायरनमेंट का जिसको डिस्कस करेंगे, वो ओजोन है, ठीक है। अच्छा, अब ये ओजोन को ही क्यों मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, फिलहाल के लेक्चर में। तो ओजोन लेयर जो है, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इसकी एक समराइज, पहले समरी में आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद डिटेल में सारे एलिमेंट्स तो खैर हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। अगर मैं समरी की बात करूं, देखो ओजोन में आप लोगों को बताऊंगा कि गैस है। अब ये देखो, ये जनरली माना जाता है गैस है, क्या ये कभी सॉलिड बन सकती है, लिक्विड हो सकता है, इन सारी चीजों पे ये जो भी दिमाग में हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा ही बताऊंगा। फर्स्ट थिंग इज दिस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ी भी जर्नल अवेयरनेस है, आपने जरूर ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा कि एक परत है, धरती के ऊपर है कहीं आसमान में, और वो हम लोगों को ना सूर्य की किरणों से बचा रही है। ये सब आपने सुना ही होगा। और दूसरी चीज आपने ये भी सुनी होगी कि कंटिन्यूसली जो है ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, या उसमें आपने ओजोन होल के बारे में सुना होगा। तो क्या ओजोन होल असली में छेद की तरह है या कुछ और है, इसको भी देखेंगे। अच्छा, डिप्लीशन ओजोन की कैसे हो रही है, होती क्या है, क्यों है, ये सब भी देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि इस डिप्लीशन को रोके जाने के लिए क्या करा जा रहा है और क्यों रोका जाना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इंसानों ने आज से कई साल पहले, 40-50 साल पहले ये अनुमान लगा लिया था कि फ्यूचर में हालत जो है ओजोन लेयर की और खराब होने वाली है। तो क्या फिर इस हालत से बचने के लिए हम लोगों ने कुछ करा? हाँ, हम लोगों ने करा। हम लोगों ने वियना में एग्रीमेंट करी, चाहे हम लोग अगर वियना कन्वेंशन की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, या फिर हम देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2006 में किगाली अमेंडमेंट हुई। इन अमेंडमेंट्स में और प्रोटोकॉल्स में अगर मैं बात करूं, कन्वेंशंस में क्या डिसीजंस लिए गए, क्या स्टेप्स उठाए गए ग्लोबल लेवल पे, प्लस इंडिविजुअल्स को स्कूल में सिलेबस में पढ़ाया गया बच्चों के लिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि हर एक एफर्ट से हम देखते हैं कि रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, जो कि हम देखते हैं एनवायरनमेंट के केस में बहुत ही रेयर होता है
कि पॉजिटिव रिजल्ट देखना, क्योंकि इतना ज्यादा हम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर चुके हैं या खराब कर चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट आया ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में दिखा। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन स्टेप्स की वजह से ओजोन लेयर जो है वो हील कर रही है और शायद 2047 दैट इज 2047 तक अच्छे से हील भी कर जाए। और जो ज्यादा इफेक्टेड रीजन्स हैं, जैसे मैं बात करूं अंटार्कटिका की या आर्कटिक सर्कल की या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो बड़े बड़े होल्स हैं, वहां पे भी 2067 तक ये हम देखते हैं कि रिकवरी हो जाएगी। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले ही समराइज वे में आप लोगों को बता दिया है कि ये जितनी भी चीजें रहने वाली हैं, वी आर अबाउट टू डिस्कस ईच ऑफ दीज। ठीक है, ये हम देखते हैं कि इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं अक्टूबर का महीना है, मुझे एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्लास लेते हुए। ठीक है, और यू कैन सी कि देखो, अगर आपने सुना होगा, अक्सर ही सुना होगा कि मेरे दादाजी के या फिर परदादा जी के वक्त में, है ना, लोग कहते हैं कि उनके वक्त में कहते थे इतनी ठंड होती थी, ऐसे होता था, बारिश होती थी, आजकल तो ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों सुना होगा। इसमें चलो कुछ माना कि थोड़ी बहुत अतिशोक्ति है, एग्जैगरेशन होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी सच्चाई होगी और है भी। साइंटिफिकली देखें तो जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है या पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, ये इसमें बड़ी उथल पुथल आई है अगर हम आखिरी के 200 या 300 साल देखें ना इसमें। ठीक है, यू कैन सी कि बड़ी गर्मी में भी, ठीक है, आई नीड टू जस्ट गिव मी सेकंड, आई नीड टू एडजस्ट दिस। ठीक है, तो ये सर्दियों के महीने में, है ना, अगर धरती की भी पोजीशन देखें तो सितंबर के बाद हमें पता है कि इक्विनॉक्स आ जाता है सितंबर में, ऑटमन इक्विनॉक्स नदर हेमिस्फीयर में हम। उसके बाद अगर ये बातें समझ नहीं आ रही है ना तो जाके ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं सर्दियों का वक्त शुरू हो जाता है। फिर भी मुझे देखो, है ना, इफ आई हैव टू, ठीक है, यूज एसी, वो भी टेम्परेचर रूम का मुझे 18 या 17 सेट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक। ऑल्दो हम लोग इसी संदर्भ में जो है वो पढ़ाई करने वाले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जामिनर भी क्यों पूछेगा, इसी को देखते हैं। तो एनवायरनमेंट के ऊपर लेक्चर रहने वाले हैं मेरे से, है ना, मैं समर ठाकुर हूँ, आप जानते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर जो है इसके ऊपर, तो ये ओजोन लेयर में पता, ओजोन लेयर होती क्या है, इससे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि ओजोन क्या है। तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं। ओजोन क्या है, ये काम क्या करती है। ठीक है, अब हो सकता है कि एक से ज्यादा लेक्चर में ये मैं आपको सारा का सारा कंटेंट दूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, मैं, हो सकता है मैं इस टॉपिक को 15 मिनट में भी कंपाइल करा जा सकता है, कोई भी चीज ना छोड़े बिना। लेकिन क्या फायदा अगर आपके दिमाग में ही ना घुसे, आपको अच्छे तरीके से समझ ही ना आए, है ना। तो यहाँ पे मोटिव क्या है कि एक एक चीज आपके दिमाग में लेमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, एक आम आदमी की बोलचाल का इस्तेमाल करके, बोलचाल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल करके आपके दिमाग तक हर चीज बैठाई जाए। अगर आप बिगनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल पे हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अगर बिगनर हैं तो आपको मदद होगी। चलो, काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओजोन की, ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, एक गैस है। जनरली क्या है, एक ये गैस है। ठीक है, और इसका ना केमिकल कंपोजिशन बताया जाता है। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला ना O3। अब ये केमिकल फॉर्मूला का मतलब बता दूं मैं तुम लोगों को। दुनिया में ना जितनी भी चीजें हैं ना, जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है, जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, जिनका वजन, जिनका वेट है, वेट मास की वजह से होगा। ठीक है, जिनका मास है, मतलब वजन समझ लीजिए। अगर आप आम आदमी है जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, जिसका साइंस का इतना ज्ञान नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए कि वजन की बात कर रहा हूं, वेट की बात कर रहा हूं। और वो कुछ जगह घेरता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैंने यहां पे रखा तो मुझे कुछ जगह चाहिए। अगर यहां पे मैंने कुछ और रखा होता तो मार्कर नहीं रख सकता। ठीक, उसके उस चीज के बेशक ऊपर रख पाता ना, लेकिन इस जगह पे नहीं रख पाता मार्कर, क्योंकि मार्कर को रखने के लिए जगह चाहिए, मार्कर जगह घेरता है। अब मैंने ये रिमोट रख दिया, तो अब रिमोट ने ये वाली जगह घेर दी, इस जगह पे तो मैं जब तक इसको हटाऊंगा नहीं, मैं इसको नहीं रख सकता। हाँ, इसके ऊपर रख सकता हूँ, इसके दाएं बाएं आगे पीछे रख सकता हूँ। तो कोई भी चीज अगर वो जगह घेर रही है और उसका वजन है, तो हम कहते हैं उसको मैटर कहते हैं या मटीरियल कहते हैं। उससे हम देखते हैं कि जितनी भी मटीरियल ना हमारे आसपास, वो सारे के सारे केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट से बने हैं, जिसको हम लोग केमिकल्स भी कहते हैं ना। जैसे कार्बन है, आपने ये देखो, इसको तो पहचानते होंगे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, इन ऐसे ना बहुत सारे दुनिया में ना 118 तरीके के ऐसे एलिमेंट्स हैं। इन सब के ना मिक्सचर से ही चीजें बनी होती हैं। जैसे कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया एक, तो वाटर बन गया।
है ना। ऐसे ही हम देखते हैं कि चीजें बनती है, जो कॉटन है, कपड़ा पहना हुआ है, तो ये कॉटन सेलुलोज से बना होता है, तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर चीज का क्या रहता है, एक कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो वैसे ही ओजोन भी क्या है, एक मटेरियल है और इसका कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा, और वो केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3। O3 का मतलब क्या है यहाँ पे, O3 का मतलब है यहाँ पे 3 क्या है इसके अंदर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के, ठीक है, यहाँ पे O से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, 3 ऑक्सीजन के एटम है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपस में जुड़ी रहती हैं ये, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। क्या कह देते हैं, ओजोन कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, गैस। अब देखो जो भी मटेरियल है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, बचपन में क्या पढ़ा होगा आपने, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मटेरियल जो है ना, मटेरियल ना अलग अलग स्टेट्स में रहता है, जैसे लिक्विड, सॉलिड, है ना, गैस, ये 3 तो बड़ी फेमस है कुल मिला के। हालांकि बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 5 है, बोथ साइंस कंडेंसेट और प्लाज्मा भी इसमें आ जाता है। अब अगर मैं कहूं कि लोहा क्या है, और अगर कोई जवाब दे सॉलिड, तो मैं भी पूछने वाला गधा और बताने वाला भी गधा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा ये बताना पड़ेगा टेम्परेचर, प्रेशर और ऐसी कंडीशंस को भी मेंशन करना पड़ेगा। लोहा सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन लोहार जब उसे गर्म करता है ना तो पिघल जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो आयरन के भी अगर मैं देखूं तो टाइप होते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन, स्टील, ठीक है। तो लोहा जो वो पिघल जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री, ज्यादा से 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 2000 डिग्री लेके चलिए, यहां पे तो लोहे की ऐसी तैसी हो जाएगी, पिघल जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, मोल्टन स्टेट में चला गया लोहा, अब वो सॉलिड नहीं रहा। तो वैसे पानी की बात करते हैं, आप करके लिक्विड है, गर्म करो भाप बन जाएगा, ठंडा करो उससे क्या बन जाएगी, स्नो या आइस बन जाएगी, ठीक है। इनमें अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये भैया ये भी एक मटेरियल है, लेकिन जर्नली जिस स्टेट में हमें ये दिखती है, ये रूम टेम्परेचर में जिस स्टेट में होती है, वो स्टेट कौन सी है, गैस। वो कौन सी स्टेट है, गैस। हाँ, लेकिन ये कह देना कि ओजोन एक गैस है, ठीक है, वो पूरे तरीके से सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या कहा, 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो देखो, अब अगर 3 एटम है ना ऑक्सीजन के, तो यूं 3 ऑक्सीजन इकट्ठे नहीं लिखेंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, आपने ये चीज पढ़ी होगी स्कूल में कि अब मैं 1 ऑक्सीजन लिखूंगा, उसके पैर के नीचे जो मैंने 3 लिखा ना, ये 3 क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, 3 है। हालांकि अगर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है। 2 कार्बन है, अगर मेरे पास यहां पे 2 कार्बन है और 6 मेरे पास क्या होते, हाइड्रोजन होते, तो मैं ऐसे लिखता। ये मैंने इथेन जो एक केमिकल है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा। तो आप यहां तक समझ ही गए होंगे कि ओजोन क्या है, एक मटेरियल है जिसका हर एक मटेरियल का केमिकल फॉर्मूला होता है। पता, हम इंसानों का भी केमिकल फॉर्मूला है, हम भी प्रोटीन, हमारे अगर शरीर देखे तो प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं अमीनो एसिड, ये देखो इस तरीके का रहता है, ये देखो ये भी आ गया ना आपका केमिकल्स, ये सारे के सारे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब चीजें रहती हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत सारे, है ना। तो ये इन सब की चीजों का फॉर्मूला, हमारे शरीर का भी कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला रहता है, पेड़ का भी केमिकल फॉर्मूला है, पत्थर का भी केमिकल फॉर्मूला, हर एक चीज का केमिकल फॉर्मूला रहता है। वैसे ओजोन का भी केमिकल फॉर्मूला, और वो केमिकल फॉर्मूला ही किसी चीज की पहचान होती है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3, ओजोन। जर्नली गैसी स्टेट में होती है, और देखो अगर तुम जर्नली देखोगे तो ये पेल ब्लू कलर की, पेल जैसे ये देखो, ये भी पेल ब्लू है, फीका सा ब्लू। पेल का मतलब क्या होता है, फीका, ब्लू मतलब आपको पता ही, नीला, फीके से नीले कलर की होती है, विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब जो नाक को चुभती है, बड़ी भाएगी नहीं आप लोगों को, अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, पंजेंट। इवन ना ये पोल्यूट, देखो ये हमने क्या कहा कि ओजोन जरूरी है, ओजोन जरूरी है। सही जगह पे कोई भी चीज ना, हर चीज की ना एक सही जगह होती है और सही वक्त होता है। तो वैसे ही ओजोन भी सही जगह पे होगी तो हमें बचा जाएगी कुदरत के कहर से। अगर गलत जगह हुई तो नुकसानदायक होगी, ठीक है। एक सही जगह मैं बताऊंगा, वो सही जगह क्या है, उस जगह पे होगी तो ये सही है, अगर उस जगह पे नहीं होगी ना तो ये भी एक एयर पोल्यूटेंट की तरह काम करता है, प्रदूषक की तरह काम करता है, एयर को पोल्यूट करता है, सही जगह पे ना हो तो। चलो, ये हमने थोड़ा ओजोन के बारे में देखा, ओजोन के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया।
अच्छा, अब ना आगे चलने से पहले ना थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ओजोन ना ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड का वक्त देंगे। ये ओजोन बनती कैसे ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो ओजोन ना जर्नली ना, अगर मैं बात करूं जर्नली, तो ओजोन ना आपको कहीं पे मिलेगी नहीं। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड ओजोन, कहीं पे भी ओजोन आपको मिलेगी नहीं ऐसे, क्योंकि ना ये बड़ी रेयर होती है। ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी। जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये एक ऑक्सीजन की एक एटम है। जब दो एटम ऑक्सीजन के जुड़ जाते हैं तो क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग में भी हम देखते हैं कि एयर से जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे, फिल्टर नहीं लगा है। लेकिन इसमें से जो ऑक्सीजन है नहीं हमारे काम आती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा आग जलाने के बड़े सारे काम आती है, ठीक है, जर्नली गैस स्टेट में रहता है। वैसे ही ऑक्सीजन जो है ना O3 फॉर्म में, जब ये O3 फॉर्म में होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम मिले होते हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में जर्नली रहता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये बनता कैसे, तो हमें ये चीज तो पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, हवा है, क्या है, एयर है। 2 मिनट का पॉज लेके ये भी समझ लेते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहां पर ना 2 टर्म इस्तेमाल हुई, गैस और एयर। गैस तो मैंने आपको बता ही दिया कि गैस क्या है, एक मैटर की स्टेट है। जब मैटर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो वो गैस बन जाता है। और भी एनर्जी होगी तो प्लाज्मा बन जाएगा। जैसे पानी को हम गर्म करेंगे ना, तो वो गैस बन जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, गैस के एक स्टेट है। अब एयर की बात करूं तो एयर क्या है, याद रखना अलग अलग है, सेम नहीं है। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी जो गैस है ना, गैसेस हैं, उनको जब हम मिक्स कर देते हैं तो उनको मिक्स करने से क्या बनता है, एयर बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, आर्गोन गैस, ये अलग अलग गैसें हैं। जब इनको मिक्स कर दोगे ना, तो इनका जो मिक्सचर होगा ना, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, एयर। क्या कहते हैं, एयर। ये बात आपने याद रखनी है, कुछ एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, एयर, ठीक है। तो अब ये जो एयर है ना, एयर में होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसमें ज्यादा होती नहीं है ओजोन। अब एयर में ना जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जब इसको हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट पे ये पहुंचती है, तो इसको सूरज की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है ना, कौन सी सूरज की किरणें, सूरज की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर सूरज की यूवी किरणें पड़ती है ना, तो उन यूवी किरणों से ये ओजोन में बदल जाती है। इतना आसान नहीं है, तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। अभी देखते हैं डिटेल में होता क्या। अब जितनी भी एयर है ना, ये है हमारी धरती। ये आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में खैर पढ़ा ही चुका हूं। ये मान लो ये है हमारी धरती, ठीक है, इसमें हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा घर, ठीक है। अच्छा, अब इस धरती के ना चारों तरफ ना एक हवा का ना गोला है। क्या है, एक हवा का गोला। अब यहां पे इसके तरफ चारों तरफ हवा नहीं होती ना, तो हम सांस नहीं ले पाते। मैं धरती पे रह रहा हूं, आप भी धरती पे हो, इसके चारों तरफ एक हवा का जो गोला है ना, अगर ये नहीं होता तो मैं सांस नहीं ले पाता, ना पढ़ा पाता, ना बोल पाता। मैं बोलने के लिए भी हवा चाहिए, क्योंकि साउंड जो है वो हवा है यहां पे, तभी आप सुन पा रहे हो मेरे, मैं बोल पा रहा हूं। चांद पे अगर मैं चला जाऊं या अंतरिक्ष में चला जाऊं, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, बोल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, मेरी जबान तो है, हवा नहीं है। हवा का बोलने में भी हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा सांस लेने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आग जलने में, आग भी इसीलिए जल पाती। तो ये जो हवा है ना, इस हवा में हम देखते हैं एयर जो है ना धरती के इर्द गिर्द, ठीक है, ये जो धरती के इर्द गिर्द एयर ने गोल घेरा बना के रखा है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसको, एटमॉस्फेयर। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो यहां पे एटमॉस जो शब्द है ना, एटमॉस शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है बहुत छोटा। और जनरली ना इसका इस्तेमाल एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत छोटे माने जाते हैं। और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, सफेयर। सफेयर का मतलब 3 डायमेंशन का गोल घेरा, जैसे बॉल होता है ना, बॉल की तरह गोल घेरा। तो एक गोल घेरे ने, एयर के गोल घेरे ने यूं देखो धरती को घेर के रखा है। हम बचपन में पढ़ते थे, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये बचपन में हम पढ़ते थे,
ठीक है, ब्लैंकेट और जैकेट ऑफ एयर। तो हम देखते हैं कि ये आपके सामने ये ब्लैंकेट या जैकेट ऑफ एयर जो है, ठीक है, इसमें क्या होती है, हवा होती है। अब एटमॉस्फेयर में ना एयर है, एयर मतलब अलग अलग गैसेज है। सबसे ज्यादा गैस कौन सी, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन गैस, फिर कौन सी है, आर्गोन गैस, फिर कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ये मैं तुम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है भैया, ऑक्सीजन गैस। यहां तक आपने अपने दिमाग में इस बात को गांठ मार के बैठा लेना है। अब ऑक्सीजन जो है वो यहां पे है, लेकिन और भी गैसेज है। अब एक बात याद रखना, एक चीज है जिसको कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है, जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी धरती के सेंटर की तरफ, धरती की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब होता है धरती का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ग्रेविटेशन पुल की बात करते हैं, जब धरती ग्रेविटेशन पुल की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी हमने सुना ही है, गुरुत्वाकर्षण सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तो वैसे ही ये हवा को भी क्या करता है, एयर को भी अपनी तरफ खींचता है। अब एयर में ना अलग अलग गैसेज हैं, कुछ गैसेज भारी हैं, कुछ गैसेज हल्की हैं। जो गैसेज भारी है ना उन पे ज्यादा खिंचाव महसूस होता है और वो धरती के पास रहती हैं। जो थोड़ी हल्की हैं वो इनके ऊपर रहती हैं, और जो इनसे भी हल्की हैं वो इनके भी ऊपर रहती हैं, और जो सबसे हल्की होंगी वो सबसे ऊपर रहेंगी। तो देखो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें ना लेयर बन गई, अलग अलग लेयर्स बन गई, ठीक है। क्या बन गई, अलग अलग लेयर्स। आपने भी सुना होगा एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। इनको याद करने के लिए ना आप एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने 2-4 बार इनका नाम सुना है तो मुझे नहीं लगता है आपको इसकी भी जरूरत रहेगी। ट्रिक क्या है, ईट मोस्ट, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना आप कमाल की बात का, ये ट्रिक आपको बताएगी कि ऊपर से लेके नीचे तक सीक्वेंस में बताएगी सारी की सारी लेयर्स को। सबसे बाहर है एक्सोस्फेयर, तो ई से आप याद रखेंगे एक्सोस्फेयर, टी से आप याद रखेंगे थर्मोस्फेयर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जब मैं ये पूरा कर बैठूंगा आइनोस्फेयर नहीं है, तो जब एटमॉस्फेयर में पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा कि वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, मीजोस्फेयर। अब यहां पे ओ जो है ना, ओ का मतलब है यहां पे ओजोन लेयर। ये कोई देखो परत, कोई स्पेसिफिक परत नहीं है। इसको जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है ना, जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, वो ना इसको कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं मानते हैं। ये क्या है, ओ से ओजोन लेयर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ध्यान देना मेरी बातों पे, ठीक है। हर एक बात की समझ होगी तभी पूरा टॉपिक समझ आएगा। और ओजोन लेयर मैंने इसलिए यहां पे वो लिखा क्योंकि ओजोन लेयर कहां पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर हम देखें धरती से ऊपर की तरफ जाएं, यहां से ऊपर की तरफ जाएं, तो जिस लेयर में हम रह रहे हैं ना, जिस हवा की हम लेयर में रह रहे हैं, एयर की लेयर में रह रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, आग जला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर वाली दूसरे नंबर पे जो लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी में ओजोन लेयर है। और जिसमें हम रह रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, राइट। चलो ये क्या है आपके पास, ट्रोपोस्फेयर है। तो यहां तक हम देखते हैं कि अलग अलग लेयर्स हैं, इनको कैसे याद करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। और देखना सबसे नीचे जो लो अल्टीट्यूड्स पे, या हम देखते हैं कि सबसे कम हाइट पे जो है ना, वो कौन सी है, वो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ध्यान देना यहां पे, अब आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ऑक्सीजन है ना, जब तक वो ट्रोपोस्फेयर में है वो ऑक्सीजन गैस की तरह रहती है। ऐसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ है, तो ये 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 गोले जो हैं ऑक्सीजन जिनके अंदर ओ लिखा है, एक गोला एक ऑक्सीजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 गोले मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम, ये ऐसे रहता है। लेकिन जैसे ना ये हाइट में ऊपर जाते हैं ना, तो इनके ऊपर ना सूरज की किरणें ज्यादा पड़ने शुरू होती हैं। अब सूरज से ना अलग अलग तरीके की रेडिएशंस आती हैं, उनमें से एक यूवी रेडिएशंस भी है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यूवी रेडिएशन क्या होती है, डिटेल में बताऊंगा। इसके टाइप भी होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ा बहुत आपको मैं इसका वो भी सारा जो हम देखते हैं बैकग्राउंड वो बताऊंगा, चिंता ना करिए, पूरा टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ये जो सन है ना, सन से बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, यूवी रेडिएशन भी आ रही है। अब जब सन से यूवी रेडिएशन आ रही है ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट पे जो ऑक्सीजन है, जब इसके ऊपर वो रेडिएशन पड़ रही है ना, तो
तो इससे जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्सीजन टूट के क्या करती है, हम देखते हैं कि O2 जो है ना ये टूट के 2 नेसेंट ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन हम देखते हैं अलग अलग ऑक्सीजन में ये बढ़ जाता है। और जब ये हम देखते हैं ये जो टूटा हुआ ऑक्सीजन है ना, जब दूसरे ऑक्सीजन के यहां पे हम देखते हैं मॉलिक्यूल से मिलता है तो ये क्या बना देता है, O3 यानी ओजोन। दो ये टूट के एक एक बनाएंगे, दो ये हैं आपस में जुड़ के हम देखते हैं O+O2 गिव्स राइज टू O3, तो ये ओजोन बनती है। अब आपने मुझे नहीं पता नोटिस करा कि नहीं करा होगा, लेकिन मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं, ध्यान देना इस बात। जब ये हो रहा है ना तो उसमें किसका इस्तेमाल हुआ, यूवी रेस का। तो सूरज से जो यूवी रेस आ रही थी ना उनकी खपत हो गई, उनका इस्तेमाल हो गया, वो खर्च हो गई, तो मतलब खत्म हो गई, अब्जॉर्ब हो गई इस प्रोसेस में। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, कहते हैं ना ओजोन लेयर क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर नहीं अब्जॉर्ब करती है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अब्जॉर्ब हो गई क्या, यूवी रेस। तो हम तक नहीं पहुंची, देखो सारी नहीं होती है, 98% तक अब्जॉर्ब होती है, सारी अब्जॉर्ब हो गई ना तो पेड़ पौधों की फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी काफी हद तक, और हमारी शरीर में जो विटामिन डी बनता है नेचुरली वो भी नहीं बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी नहीं होंगी, और राम नाम सत्य हो जाएगा अपना, ठीक है। तो सारी भी नहीं रोकनी है, लेकिन ज्यादातर 98% तक 95% तक जो यूवी रेज हैं उनको ये ट्रैप कर लेती है। और अगर सारी पहुंच गई ना, ज्यादा पहुंच गई ना, तो कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, वो भी आगे देखूंगा मैं, कौन कौन दिखाऊं, पढ़ाऊंगा कौन कौन सी बीमारी होती है, बहुत सारी, हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो और डीएनए चेंज होना कोई खुशी की बात नहीं, कैंसर हो जाएगा भाई। सेल अगर, अब वो अलग चीज़ें मैं बताऊंगा कि सेल को काम करने के लिए जो है वो न्यूक्लियस कमांड देता है, और न्यूक्लियस कैसे कमांड देता है, वो क्या चीज़ है, डीएनए बताता है, ये बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ो उसको, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो अभी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता चली गई कि इस प्रोसेस में क्या है कि ओजोन जो है वो यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओजोन का काम क्या है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज गुड इन ट्रैपिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस, और कहता है कि अलग अलग तरीके की जो रेडिएशंस हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इन टर्म्स को हम समझेंगे, बिना समझे कहीं नहीं जाएंगे, कि पहली टर्म में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जो शायद आप लोगों को ना पता हो, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा पार्ट, या फिर अगर आप देख लेंगे शायद ज़्यादा पता चल जाए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। एक चीज़ मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, रेडिएशन, ठीक है, ये हमने अभी टर्म देखनी है। कहता है कि अलग अलग तरीके की रेडिएशन आती है सूरज से, उनको ये क्या करती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, मतलब नीचे नहीं आने देती, फंसा लिया। उसमें से एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं पता, यूवी। यू का मतलब अल्ट्रा, वी से यहाँ पे क्या गया, वायलेट, ठीक है। तो यूवी लाइट भी कहना गलत है, ठीक है, या चलो ठीक है कह सकते हैं विजिबल लाइट, यूवी लाइट ऐसे कह सकते हैं, अदरवाइज यूवी रेडिएशन ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, चलो कह सकते हैं, साइंस में मत करना ये, ठीक है, एनवायरनमेंट में चल जाएगा, वैसे चलेगा तो नहीं, चलो ठीक है, यूवी रेडिएशन कहना आप, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको ट्रैप कर लेती है। इनको ट्रैप करने से क्या होता है कि हम बच जाते हैं। ऐसा क्यों, अगर हम जितनी भी सूरज से यूवी रेडिएशन आ रही है ना उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गए तो ये क्या कर सकती है, ये जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग बीइंग, ठीक है, उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ना उनकी बॉडी में, जैसे स्किन हो गया, ठीक है, इसको ना पेनिट्रेट करके इसके अंदर घुस जाके ना हमें बीमारियां कर सकती हैं। अगर मैं स्किन की बात कर लूँ ना, यहाँ पे देखो स्किन भी तुम लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज यार क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, जस्ट गिव मी सेकंड, ये देखो, ये ना ऐसे ना अंदर, ये देखो यूवी रेडिएशन आ रही है ना, ये हमारी स्किन है इंसान की, स्किन के अंदर घुस के ना ये अंदर घुस जाती है ऐसे, ये देखो ये स्किन है इंसान की, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं, उसके नीचे वाली भी जो है उसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है। ये लेयर रहती है अलग अलग। तो अगर सारी की सारी यूवी रेज आ गई ना सीधा हमारे स्किन के अंदर चली जाएगी ना, और यहाँ पे स्किन के अंदर, यहाँ पे जितने भी स्किन किससे बनी होगी, अलग अलग छोटे छोटे सेल से बनी होगी, ये आपको साइंस में पढ़ाऊंगा सेल। इसके अंदर ना सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए रहता है, उस डीएनए को ना ये म्यूटेट कर देंगी, म्यूटेट का मतलब बदल देंगी, चेंज कर देंगी। तो अब यहाँ पे अगर हमारा सेल अच्छे से काम करेगा तो हमारी स्किन बनी रहेगी, नहीं करेगा ना तो यहाँ पे, अगर मैं आम भाषा में कहूँ, ज़्यादा गहराई में ना जाऊँ, ज़्यादा साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल ना करूँ,
तो हम देखते हैं ये जो हमारी स्किन है ना, ये इसके जो सेल हैं ये ख़राब हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे, कैंसर बना देंगे। तो भाई फिर तो हमारा मरना पक्का ही है, फिर तो हमारा मरना पक्का ही है अगर कैंसर बन गया तो, है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर ये इसको रोका ना जाए ना तो ये सीधा कहाँ घुस जाएगी, हमारी स्किन के अंदर घुस जाएगी और हमें क्या कर सकती है, बीमारी कर सकती है। इंसानों को नहीं, पौधों को भी, प्लांट्स में भी, ठीक है। इट कैन डैमेज DNA मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट में भी हम देखते हैं ये डैमेज कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देयर इज 2 मेजर टाइप ऑफ यूवी। वैसे असल में ना 3 होते हैं अब यहाँ पे यूवी रेज है ना, इसको भी फर्दर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग हम कहते हैं कि हिस्सों में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सूरज से ना ये बड़ी सारी यूवी रेज आ रही हैं। इसमें UVC, UVB और UVA ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली जो यूवी रेज हैं ये होती क्या, उसी में समझाऊंगा। तो इसके 3 प्रकार है। अभी ये समझ लो, अभी बताता हूँ आपको, बस अभी के लिए तरह समझ लो कि इसके कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार है यूवी के, UVA, UVB और UVC। इसको तो ना ओजोन लेयर पूरे तरीके से ट्रैप कर लेती है, धरती तक नहीं आने देती है। ये 2 थोड़े थोड़े आगे पहुंच जाते हैं, हमारे तक पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि UVA जो है ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक पहुंच जाती है, UVB जो है ये थोड़े हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो इसीलिए 2 ये हम तक पहुंच ही जाती है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। अदरवाइज मैं तीनों पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि अगर यूवी रेज हमारे शरीर के अंदर घुस गई ना तो वो हमें स्किन के अंदर घुस के वो कैंसर वैंसर कर देगी। प्लांट के भी हम देखते हैं जो छाल है ना उसके अंदर घुस के ना प्लांट को भी तबाह कर देगी वो, ठीक है। कैसे कैसे करेगी ये भी हम देखेंगे कि UVB जो है ये क्या क्या नुकसान करेगी। UV यहाँ पे देख लो आप, ये जो UV रेज है ना, UVC है, UVB है, UVA है, ये अंदर आ रही है। यहाँ पे ओजोन लेयर इसको रोक रही है, फिर भी कुछ अंदर आ रही है और ये नुकसान करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरी चीज़ें हमने देखी कि स्किन के अंदर घुस के नुकसान करेगी, ये तो हमने देख लिया। ये कितना नुकसान करेगी, क्या नुकसान करेगी, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी पहले ये देख लेते हैं कि यूवी रेज है क्या, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। अच्छा, और इस नुकसान से बचने के लिए आपने अक्सर देखा ही होगा ना कि हम इंसान क्या करते हैं, हम गर्मियों में इस यूवी रे से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं ना। सनस्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा यूँ लिखा होता है SPF 30, 40, 50। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 30 वाला कितनी प्रोटेक्शन देगा आपको, 40 वाला कितनी प्रोटेक्शन देगा, 50 वाला कितनी प्रोटेक्शन देगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका SPF का मतलब क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। कि सन से जो यूवी रेज आ रही है ना उससे कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब उस जो यूवी रेज आ रही है उसको आपकी स्किन के अंदर घुसने से कितना रोक रही है, ठीक है। वो सनस्क्रीन वो होता है SPF, आपने देखा ही होगा। और अगर आपको पता है कि कितना प्रोटेक्शन फैक्टर देती है और फिर आप अगर इन चीज़ों को समझ पाओगे, अगर नहीं पता तो गूगल करके देखिएगा एक बार, आपको समझ आएगा कि SPF 30 और 50 में क्या फ़र्क है भी या नहीं है, आप पैसे सही जगह खर्च रहे हैं या नहीं खर्च रहे। चलो खैर ये बात की बात है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप देख लेंगे। तो यूवी रेज की बात करते हैं। तो पहली बात, यूवी रेज क्या है, एक तरीके की वेव्स हैं। क्या है ये, एक तरीके की वेव्स हैं। और खासकर कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पे वेव की बात कर लेते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है, और वेव को ही हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी देख लेंगे, ठीक है। हर एक चीज की ना क्लैरिटी पता होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से क्या फायदा तुम रटते जाओगे, है ना, चीजों को समझ नहीं आ रही है क्या फायदा। वेव जो है इट इज नथिंग मोर देन डिस्टर्बेंस। ये क्या है, डिस्टर्बेंस है। किसमें, ये भी देखते हैं, ये अभी देखते हैं। कभी ना किसी झील के किनारे जाना। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं चंडीगढ़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप चंडीगढ़ में आए हो या यहाँ पे रहते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बड़ी एक मशहूर लेक है, सुखना लेक, है ना, पेपर में भी कई बार आ जाता है। तो मान लो मैं सुखना के किनारे चला गया और मैं ये सुखना के किनारे यूँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मेरे हाथ में क्या है, एक हाथ में मेरे पत्थर है। अब मैं इस पत्थर को सुखना के अंदर गिराता हूँ। मान लो मैं इस पत्थर को क्या कर रहा हूँ, सुखना के लेक के यहाँ पे, मुझे माफ, ये देखो। तो ये मैं यूँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये मैं साइड में, लेक के साइड में बैठा हूँ और ये एक लेक है। तो ये भी पानी रुका हुआ, शांत पानी, पानी में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैंने इस पानी के अंदर क्या फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, है ना। जैसे ही लेक के अंदर ना पत्थर गिरा ना, तो पत्थर ने गिरते ही क्या करा, पानी को पीछे की तरफ धकेला
और पत्थर ने क्या करा, नीचे की तरफ गया ना, तो ये पानी को क्या करता गया, डिस्टर्ब करता गया। ये पत्थर क्या करता गया, पानी को डिस्टर्ब करता रहा। अब पानी में डिस्टर्बेंस हो गई, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से हम देखते हैं कि ऐसे 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 करके चारों दिशाओं में हम देखते हैं कि ये डिस्टर्बेंस क्या करने लगी, आगे बढ़ने लगी। ऐसे ऐसे करके ये चारों दिशाओं में डिस्टर्बेंस बढ़ने लगेगी। ऐसे करके आपने देखा ही होगा, ये डिस्टर्बेंस ये देखो चारों तरफ में बढ़ने लगेगी। और ये जो डिस्टर्बेंस है ना, इसी को तो हम वेव कहते हैं। तो वेव क्या होती है, इट इज डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग। अब मैंने क्या शब्द इस्तेमाल करा, प्रोपोगेटिंग। प्रोपोगेटिंग का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। मतलब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, किस में, मीडियम में। मीडियम मतलब किसी चीज़ में। मीडियम यहाँ पे मटेरियल भी हो सकता है और एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस है जो आगे जब बढ़ती जाती है, आगे चलती जाती है, तो हम उसको कहते हैं वेव। अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, ये तो मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, अभी छोड़िए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, साउंड भी एक तरीके की वेव है। वैसे एक तरीके की वेव होते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत भयंकर तरीके की वेव्स हैं। क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये होती क्या है, तो हम देखते हैं कुछ नहीं है, जब भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वेरी करता है, ये बस इतना का समझ लो। इसको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लेक्चर बहुत खींच जाएगा अदरवाइज अगर ये भी पढ़ाने लगूंगा तो, ठीक है। हर्ज मुझे कोई भी नहीं है, मुझे इस बात की, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, इस बात की बहुत अच्छे से समझ है कि हर एक कंसेप्ट जो है ना वो डिटेल में पता नहीं है, फिर मुश्किल है, फिर अट्टे मारे तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, अगर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ठीक है, आपने याद रखना तरह तरह की होती है। क्या होता है, इस पे गया तो लेक्चर बहुत खिंच जाएगा, इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको इस पे ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। और किस पेपर के लिए चाहिए, चाहे IIT JEE के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे UPSC के लिए चाहिए, मुझे बता देना, विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाहे आपको चाहिए सरकारी किसी भी नौकरी के लिए चाहिए हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अलग अलग तरीके की होती हैं। अलग अलग तरीके की कैसे होती हैं, ये जितनी भी वेव्स है ना, इनकी ना फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी तुम लोगों को फिजिक्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से ना ये चीज़ें क्या है, इनको फिजिक्स में बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम्हें इनके बारे में जानना ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। या फिर इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानम.कॉलेज के नाम से, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। तीसरा, आप कैसे रीच कर सकते हैं, आप ज्ञानम.कॉलेज हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है, सॉरी जो हमारा हैंडल है, उस पर आप जाके यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू स्ट्रेट अवे वांट टू कनेक्ट विद मी, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड माई इंस्टाग्राम इज़ बाय द नेम समर ठाकुर 51, ठीक है। तो आप लोग समर ठाकुर 51 सर्च करोगे तो यू कैन फाइंड मी, ठीक है। और यू कैन फाइंड ज्ञानम.कॉलेज, ठीक है। तो ज्ञानम.कॉलेज करोगे तब भी यू कैन सेंड योर डाउट्स, ठीक है। एंड जैसे भी होगा, जैसे मेरे तक पहुंचेगा तो आई विल रिस्पॉन्ड यू बैक कि अगर आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है या वेवलेंथ क्या है, कुछ भी इस तरीके के डाउट अगर आपको बीच में आते हैं तो दीज आर द मीन्स जिनसे आप हम तक पहुंच सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी जानकारी है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दी ही होगी वो, ठीक है। चलो, तो इस बारे की भी चिंता छोड़ो कि कैसे आप डाउट्स लोगे, ठीक है। चलो, तो ये वेव्स है ना, इन दोनों चीज़ के बेसिस पे कि वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अलग अलग तरीके की होती है यूवी वेव्स। जिन यूवी वेव्स की ना वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है, उनको हम कहते हैं गामा रेस। क्या कहते हैं, गामा रेस। इनके बाद आती है हमारे पास एक्स रेस, ठीक है। अब हमारे पास आती है, देखो ये गामा रेज आ गई है ना, एक्स रेज आ गई। इसके बाद हमारे पास आती है IR रेस, यूवी रेस, है ना। वैसे हमारे पास आती है रेडियो वेव्स, इसी में माइक्रो सारी आ जाती है, ठीक है। ये वेव्स हैं। तो हम देखते हैं एक तरीके की ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या हमारे पास एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका नाम क्या है, EM वेव है, यूवी वेव। अब ना यूवी वेव के भी ना फर्दर अगर आप देखोगे तो यूवी वेव की अगर मैं बात करूं तो यूवी वेव में भी फर्दर आप देखोगे, ये जो यूवी है ना, यूवी के बाद इंफ्रारेड आता है, ठीक है। यूवी पहले आएगा, यहाँ पे माफ करना मुझे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर यूवी रहेगा, फिर यहाँ पे नीचे IR इंफ्रारेड वेव्स रहेगा। यहाँ पे थोड़ा कर करेक्शन कर लेना। चलो यहाँ पे देखते हैं फटाफट से, यहाँ पे देखते हैं
ध्यान देना जरा। अब ये जो यूवी रेज है ना, इसमें कोई भी हम 3 हिस्सों में काट सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यूवी शॉर्ट वेव जिनको यूवीसी कहते हैं, यूवी मिडल वेव जिनको यूवीबी कहते हैं, यूवी लॉन्ग वेव जिनको यूवीए कहते हैं। तो जो यूवीए है ना, याद रखना इसकी वेवलेंथ इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ इन तीनों में क्या है, सबसे ज्यादा है। और यूवी जो सी है ना, इन तीनों के कंपैरिजन में इसकी सबसे कम वेवलेंथ है। पेपर में भी आ सकता है कि तीनों में सबसे कम वेवलेंथ इसकी, स्टेटमेंट में बोल सकते हैं। और यूवी बी जो है ना, ये बीच की रहती है। अब जितनी ज्यादा वेवलेंथ ना, वेव उतनी ही दूर तक जाएगी, और जितनी कम वेवलेंथ ना, उतने ही हम देखते हैं दूर तक वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा एनर्जी। अब इनके लिए तो एक स्टेटमेंट है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। समझना है तो फिजिक्स में आप लोगों को लेक्चर लगाने पड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है भाई। चलो, तो ये जो यूवी वेव्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, वो खतरनाक भी हमारे लिए उतनी, क्योंकि हमारे स्किन को उतना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है वो, ठीक है। लेकिन हम बैठे हैं धरती पे, सूरज से आते आते उसके बीच में आ जाती है ओजोन। तो ओजोन जो है ना, किसको डोज कर जाती है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, यूवीसी जो है ना, इसको अंदर नहीं आने देता है। अगर ये अंदर आ जाए ना तो वाइव कर डाले, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की है, पूरे सारे मतलब कैंसर, अच्छे तरीके से कैंसर दे डाले हमें। तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर आप धरती के बाहर स्पेस में हो, फिर आपके लिए घातक है भाई, फिर ये मार डालेगी आपको, ठीक है। लेकिन धरती पे नीचे बैठ के हमें इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देख भी चुके हैं बार बार, ये देखो फोटो में देख भी चुके हैं कि ये यूवी जो सी है ये अंदर आ ही नहीं पा रही है। यूवी बी थोड़ी सी और यूवी ए जो है ये अच्छे तरीके से धरती में, ये बार बार हमें इमेजेस पे देखो, ये यहाँ पे भी देखो आप, यूवी सी पहुंच ही नहीं रही है, बी थोड़ी सी पहुंच रही है, ए प्रॉपर तरीके से अंदर आ रही है, ठीक है। तो खतरा हम देखते हैं कि हमें यूवी बी और यूवी ए से ही होता है, हालांकि किससे, यूवी बी और यूवी ए से ही रहता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही होगी। और यहाँ पे कई बार ना यूवी का ये याद रखना, 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक इसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी इसकी वेवलेंथ रहती है, ठीक है। मीटर जो होते हैं वो वेवलेंथ की यूनिट है, ठीक है, लेंथ की यूनिट है। तो ये इसकी वेवलेंथ है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 8000 टेराहर्ट्ज से लेके हम देखते हैं यहाँ पे 30, हम देखते हैं कि यहाँ पे पी हर्ट्ज तक क्या है, 10⁻⁴ ये आ जाएगा 5, ठीक है, हर्ट्ज तक हम देखते हैं कि इसकी क्या है, पेंटाहर्ट्ज तक इसकी, अगर मैं बात करूं 30 पेंटाहर्ट्ज तक इसकी क्या है, हम बात करते हैं कि वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी रहने वाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेव्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि इसके भी ना वर्जन हो, दो वेरिएंट है जो तो हम तक पहुंचते हैं। एक पहुंचता है बी और एक पहुंचता है ए। ये कितना हमें नुकसान करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे ओजोन जो है वो हम देखते हैं कि वो जो लेयर है वो बनती है, ओजोन लेयर है कहाँ पे एग्जैक्टली, ये तो हम देख ही चुके हैं। अब ये भी देख चुके हैं कैसे बनती है, लेकिन हम ये देखेंगे कि उसमें ना यूवी रेज के साथ उसका क्या रिलेशन है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि उसमें जो डिप्लीशन, मतलब वो जो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है, या उसमें जो होल की बात कर रहे हैं सच्ची में होल है भी या नहीं है, अगर होल है भी तो कैसा है, कितना है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो हम अगले लेक्चर में डेफिनेटली यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, कि इससे बचने के लिए क्या क्या किया गया, ये ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो खैर मैंने ये अनाउंसमेंट भी आपके सामने कर दी कि ये इस तरीके का जो है आपके साथ मैंने आपको बता दिया कि ये रहने वाला है, ठीक है। देखो, और आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, यू कैन, देखो इन वीडियोस का फायदा ये है कि वाइल डूइंग समथिंग, लेट अस सपोज यू आर डूइंग समथिंग, कोई काम कर रहे हो, आप अपने ईयरफोन्स जो है उनका इस्तेमाल करके इन वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल में और आसान भाषा में इसको समझाया गया कि आप कुछ और करते करते, लेट अस सपोज यू आर इन जिम और यू आर डूइंग समथिंग, यू आर कुकिंग और यू आर डूइंग समथिंग, तो वो सब करते भी आप लोग इस अगर वीडियो को सुनते रहेंगे तो इट विल बिहेव लाइक, इट कैन एक्ट एज अ एफएम, जैसे एफएम में होता है ना कि आप सुनते सुनते है ना, ऑडियो, जैसे ऑडियो बुक्स का आजकल का ज़माना है, तो उस तरीके से भी इट कैन बेनिफिट यू। उसके अलावा अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको इमेजेस के थ्रू, और जिस तरीके से जो मैं यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो विजुअलाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा तो रहेगा ही। खैर ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ वेरी गुड डे।